बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ EFI SCQs रिवीजन। तो स्टार्ट करते हैं, ये पार्ट 3 वीडियो है मेरे ख्याल से। ओके, तो इसमें हमने इन्फेक्शन को और यूरोगायनोकोलॉजी को फिनिश करना है, इसके अलावा गायनोकोलॉजिकल प्रोसीजर्स इसको भी फिनिश कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन्फेक्शन ऑफ जेनिटल ट्रैक है। तो जो इन्फेक्शन ऑफ जेनिटल ट्रैक होते हैं, कुछ ऐसे इन्फेक्शन होते हैं जो अपर जेनिटल ट्रैक को इन्फेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, ओवरी है। अगर ओवरी का इन्फेक्शन होगा तो ट्यूबो ओवेरियन एब्सेस होगा। फैलोपियन ट्यूब का इन्फेक्शन है तो साल्पिंजाइटिस होगा, और यूट्रस का तो एंडोमेट्राइटिस होगा। यानी आपने इन्फेक्शन को दो में डिवाइड करना है, अपर जेनिटल ट्रैक और लोअर जेनिटल ट्रैक है। अपर जेनिटल ट्रैक में पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज आ जाता है, ठीक हो गया। फिर इसके बाद आता है लोअर जेनिटल ट्रैक है। लोअर जेनिटल ट्रैक के जो इन्फेक्शन होते हैं, ओके, आपने इसको दो में डिवाइड करना है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड नहीं है। जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड नहीं होते, एक कैंडिडियासिस है, दूसरा बैक्टीरियल वजाइनोसिस होता है। क्लियर? जो बैक्टीरियल वजाइनोसिस होता है वो डिक्रीज लैक्टोबैसिलस की वजह से होता है। जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होते हैं उसमें ट्राइकोमोनियासिस है, क्लियर, गनोरिया, क्लैमिडिया, ये आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा जेनिटल हर्पीज है, वार्ड्स आपको देखने को मिलते हैं। जेनिटल हर्पीज है, वार्ड्स आपको देखने को मिलते हैं। सिफिलिस आ जाता होता है, क्लियर, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस आ जाएगा, और HIV वगैरह भी आ जाएगा। तो हमने ये सब चीज़ें वगैरह पढ़नी होती है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बैक्टीरियल वजाइनोसिस वाला टॉपिक है, ओके, ठीक हो गया। फिर वुल्वा वजाइनल कैंडिडियासिस वाला, और तीसरा टॉपिक आपका आ जाएगा लाइक ट्राइकोमोनियासिस वाला। तो पहले बता दूं, बैक्टीरियल वजाइनोसिस वाला ये प्योर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है। जब भी कोई डिजीज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड नहीं होता तो इस केस में आपने पार्टनर की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग नहीं करनी, पार्टनर को भी ठीक नहीं करना होता। लेकिन कोई अगर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होगा तो आपने फीमेल को तो ठीक करना है, फिर आपने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करनी होती है और पार्टनर को भी ठीक करना होता है ओरल मेट्रोनिडाजोल देके, ओके। और यहाँ पे ना इन तीन डिजीज है, कैंडिडियासिस है, बैक्टीरियल वजाइनोसिस है, और तीसरी तरफ आता है आपका ट्राइकोमोनियासिस है। इन तीनों में क्या होता है, वुल्वा की इरिटेशन, इचीनेस देखने को मिलती है, डिस्चार्ज देखने को मिलता है। अब तीनों को डिफरेंशिएट कैसे करते होते हैं? जो बैक्टीरियल वजाइनोसिस होता है गार्डिनिला वजाइनालिस की वजह से होता है, वुल्वा वजाइनल कैंडिडियासिस कैंडिडा की वजह से होता है, ट्राइकोमोनास वजाइनालिस ट्राइकोमोनास वजाइनालिस की वजह से होता है। डिस्चार्ज के बारे में पढ़ लेते हैं, ओके। अगर थिन ग्रे वाइट डिस्चार्ज है, थिन ग्रे वाइट होमोजेनस डिस्चार्ज है तो वो बैक्टीरियल वजाइनोसिस है। थिक कर्डी डिस्चार्ज है, वाइट डिस्चार्ज है, वुल्वा वजाइनल कैंडिडियासिस है। और अगर ट्राइकोमोनियासिस है तो इसमें येलो ग्रीन प्रोफ्यूज डिस्चार्ज आपको देखने को मिलता है। ऑर्डर पे आते हैं, अगर फिशी ऑर्डर है, ऑफेंसिव ऑर्डर है तो बैक्टीरियल वजाइनोसिस है। ट्राइकोमोनियासिस में फुल स्वेलिंग होती है। पीएच के बारे में बात करें तो पीएच 4.5 से कम होती है, जैसे कैंडिडियासिस में 4.5 से ज़्यादा होती है। वुल्वा वजाइनल बैक्टीरियल वजाइनोसिस में और ट्राइकोमोनियासिस में इसमें पीएच 4.5 से ज़्यादा होती है, क्लियर। फिर जो विफ टेस्ट होता है जिसमें आप फिशी ऑर्डर मिलती है, ये आपको बैक्टीरियल वजाइनोसिस में देखने को मिलता होता है। क्लूसल, ये भी बैक्टीरियल वजाइनोसिस में होता है। एमसेल क्राइटेरिया, ये भी बैक्टीरियल वजाइनोसिस में होता है, ओके। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बैक्टीरियल वजाइनोसिस वाला टॉपिक है। जो बैक्टीरियल वजाइनोसिस वाला टॉपिक है, क्लियर, तो ये बैक्टीरियल वजाइनोसिस, ओके, मोस्ट कॉमन काज ऑफ एबनॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज इन अ फीमेल ऑफ चाइल्ड बेयरिंग होता है। ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड नहीं होता, बल्कि ये लैक्टोबैसिलस की कम होने की वजह से, न्यू सेक्सुअल पार्टनर की वजह से, वजाइनल डाउचिंग की वजह से, ओवर वाशिंग की वजह से, या HIV या हेपेटाइटिस B वायरस की वजह से देखने को मिलता होता है। कॉमनली ये गार्डिनिला वजाइनालिस की वजह से, या माइकोप्लाज्मा होमिनस या बैक्टीरियोइड्स इनकी वजह से देखने को मिलता होता है, क्लियर, सही हो गया। अब इसके क्लिनिकल फीचर के बारे में आ जाते हैं। अब जो होता है ना बैक्टीरियल वजाइनोसिस, इसमें जो ईचिंग नहीं होती, बैक्टीरियल वजाइनोसिस में बैक्टीरिया में ईचिंग नहीं होती। जो स्मेल होती है ऑफेंसिव स्मेल होती है, फिशी होती है। ऑफेंसिव फिशी स्मेल, रट्टा मार लो, ये बैक्टीरियल वजाइनोसिस में ऑफेंसिव फिशी स्मेल होती है। कलर इसका व्हाइट या येलो होता है, ओके। थिन ग्रे व्हाइट डिस्चार्ज होती है, क्लियर। कंसिस्टेंसी थिन होमोजेनस होती है। पीएच 4.5 से लेकर 7 तक होती है, ओके। डायग्नोसिस के लिए आपने माइक्रोस्कोपी और कल्चर कराना होता है, लेकिन माइक्रोस्कोपी से डायग्नोस बन जाता होता है। माइक्रोस्कोपी में क्या मिलते हैं? क्लू सेल आपको देखने को मिलते हैं। अब इसको डायग्नोस करने के लिए क्राइटेरिया होता है, दिस क्राइटेरिया इज कॉल्ड एमसेल क्राइटेरिया। एमसेल क्राइटेरिया में 4 चीजें होती है, आपको 3 चीजें चाहिए होती है, और 4 चीजें कौन कौन सी होती है, रट्टा मार लेना, ओके। फिशी ऑर्डर मिलेगा आपको, नंबर 1 फिशी ऑर्डर मिलेगा 10% KOH के ऊपर, दिस इज कॉल्ड विफ अमाइन टेस्ट। फिशी ऑर्डर ऑन 10% KOH इज कॉल्ड, ओके, विफ अमाइन टेस्ट, ओके। नंबर 2 रट्टा मार लेना, इंक्रीज वजाइनल पीएच, ओके, 4.5 से ज्यादा की होती है। नंबर 3 क्लू सेल आपको मिलते हैं माइक्रोस्कोपी में, जो कि स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स होते हैं, इसमें बैक्टीरिया अडहेरेंट होते हैं। और आपको क्या मिलेगा? थिन होमोजेनस डिस्चार्ज आपको देखने को मिलती है, क्लियर। दिस इज कॉल्ड एमसेल क्राइटेरिया, ये आपने देखना होता है, क्लियर। इसका जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है माइक्रोस्कोपी कल्चर करानी है। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है? इससे पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो सकता है, ओके, पेल्विक इन्फेक्शन, सकारिंग, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। मैनेजमेंट कैसे करनी होती है, ओके। चूंकि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है तो इसमें अपने पार्टनर की ठीक नहीं करना होता, अपने वजाइनल डाउचिंग को और जेनिटल वॉशिंग को अवॉइड करना होता है। मेट्रोनिडाजोल देनी है, ओरल या टॉपिकल दे सकते हैं, और 2% क्लिंडामाइसिन क्रीम आपने देनी होती है वजाइनली, ठीक हो गया। और वजाइनल डाउचिंग को, एक्सेसिव वजाइनल वॉशिंग को आपने प्रिवेंट करना होता है। कॉजेटिव फैक्टर में लैक्टोबैसिलस का
कम हो जाना। इसके अलावा ये कोई न्यू सेक्सुअल पार्टनर की वजह से, टाउचिंग की वजह से, स्मोकिंग की वजह से, हेपेटाइटिस बी, एचआईवी की वजह से हो सकती है। नेक्स्ट है वुल्वो वजाइनल कैंडिडियासिस है, ये कैंडिडा की वजह से होती है, ये भी काफ़ी ज़्यादा कॉमन होता है। क्लियर, ये आपको इसमें आपको हिस्ट्री मिलेगी इम्यूनो सप्रेशन की, लाइक एचआईवी वाली फीमेल है, डायबिटीज़ वाली फीमेल है, प्रेगनेंसी है, एंटीबायोटिक है, सीओसी पे इस्तेमाल कर रही है, एस्थमा वाली फीमेल है, एस्थमानी एनीमिया वाली, इसमें इस समय इम्यूनो सप्रेशन आपको देखने को मिलता होता है। क्या क्लिनिकल फीचर होती है? मोस्ट कॉमन जो सिम्टम होता है वुल्वा की ईचिंग होती है, इतनी ज़्यादा वुल्वा की ईचिंग होती है कि रिथिमा और फिशरिंग, सोरनेस आपको देखने को मिलती है। स्मेल यीस्ट वाली होती है, कलर वाइट होता है, थिक कर्डी वाइट डिस्चार्ज होती है, जिसको बोलते हैं कॉटेज चीज अपीयरेंस होता है। इसमें पीएच 4.5 से कम हो जाती है। डायग्नोसिस के लिए आपने माइक्रोस्कोपी और कल्चर आपने कराना होता है, जिसमें आपको सूडो हाइफी आपको देखने को मिलेगी। ट्रीटमेंट क्या होता है? अगर प्रेगनेंसी नहीं है तो आपने क्लोट्रीमेजोल और फ्लूकोनाजोल आपने इस्तेमाल करना होता है, लेकिन अगर प्रेगनेंसी है तो आपने टॉपिकल इमिडाजोल आपने इस्तेमाल करने होते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ टाइप्स ऑफ वजाइनल डिस्चार्ज, जो क्लियर डिस्चार्ज होती है या फिजियोलॉजिकल होती है, हेल्दी में, प्रेगनेंसी में, ओव्यूलेशन में देखने को मिलती है। ग्रे डिस्चार्ज आपको बैक्टीरियल वजाइनोसिस में देखने को मिलती है। पिंक डिस्चार्ज सर्वाइकल ब्लीडिंग में होती है। रेड डिस्चार्ज मेंस्ट्रुएशन में होती है। व्हाइट डिस्चार्ज कैंडिडियासिस में होती है। ग्रीनिश येलो प्रोफ्यूज डिस्चार्ज ये आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज या ट्राइकोमोनियासिस में देखने को मिलती है। व्हाट आर द रिस्क फैक्टर फॉर कैंडिडियासिस? इम्यूनो सप्रेशन, एंटीबायोटिक, प्रेगनेंसी, डायबिटीज, सीओसीपी की वजह से देखने को मिलते होते हैं। क्लियर, वुल्वो वजाइनल कैंडिडियासिस का क्या इन्वेस्टिगेशन होती है? सबसे पहले हिस्ट्री, फिर एग्जामिनेशन है। एग्जामिनेशन पे आपको इचीनेस देखने को मिलती है, एडिथेमा, वुल्वा फिशरिंग, थिक वाइट एडहेरेंट प्लैक होती है। माइक्रोस्कोपी कल्चर करा लोगे जिसमें आपको सूडो हाइफी मिलेगा, स्पोर सूडो हाइफी मिलती है पोटेशियम 10% के एच के ऊपर। ट्रीटमेंट क्या होता है? इंट्राविजाइनल पिजरीस है, टॉपिकल इमिडाजोल आपने इस्तेमाल करनी है, लाइक फ्लूकोनाजोल वगैरह, लेकिन प्रेगनेंसी में फ्लूकोनाजोल और क्लोट्रीमेजोल आपने इस्तेमाल नहीं करनी होती। अगर रिकरेंस हो रही है तो आपने टॉपिकल वुल्वल एंटी फंगल इस्तेमाल करनी है, ओके और एक्वस क्रीम इस्तेमाल करनी है, ओके कॉटन अंडरवेयर पहने हैं और केमिकल इरिटेंट को अवॉइड करना होता है। इसके अलावा अगर कैंडिडा ग्लैब्रेटा है तो इसमें आपने इंट्राविजाइनल बोरिक एसिड आपने इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, प्रेगनेंसी में टॉपिकल मिडाजोल है, वन अदरवाइज फ्लूकोनाजोल, क्लोट्रीमाजोल है। अगर रिकरेंस हो रहा है तो आपने एक्वस क्रीम इस्तेमाल करनी है इमोलियंट्स के तौर पर। कॉटन अंडरवेयर है, केमिकल इरिटेशन को आपने अवॉइड करना होता है। कैंडिडा ग्लैब्रेटा के लिए बोरिक एसिड आपने इस्तेमाल करना होता है। ऑलमोस्ट ये हो जाएगा सारा। इसके बाद ट्राइकोमोनास वेजिनालिस है। ट्राइकोमोनास वेजिनालिस में क्या पॉइंट होता है? ये ट्राइकोमोनास वेजिनालिस की वजह से होता है। स्ट्रॉबेरी सर्विक्स होता है ड्यू टू पंक्टेड हैमरेज ऑन द सर्विक्स। ईचिंग होती है, स्मेल इसमें भी ऑफेंसिव होती है, लेकिन इसमें फुल स्मेलिंग स्मेल होती है। कलर इसका फ्रॉथी होता है, फ्रॉथी, प्रोफ्यूज, ग्रीनिश वाइट डिस्चार्ज होती है। कंसिस्टेंसी थिन होमोजीनस होती है। पीएच 1 सेकंड ज़्यादा होगी। माइक्रोस्कोपिक कल्चर करा लोगे जिसमें आपको मोटाइल फ्लैजिलेटेड ऑर्गेनिज्म आपको देखने को मिलेगी। लेकिन जो मेन इन्वेस्टिगेशनल चॉइस होती है वो आपने क्या करानी है? वुल्वो विजाइनल आपने स्वैब लेना है, उसमें से न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट कराना होता है। क्लियर, इसके अलावा माइक्रोस्कोपिक कल्चर करा सकते हैं। कल्चर में आपको क्या मिलेगा? पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर सेल मिलते हैं, मोटाइल ऑर्गेनिज्म विद 4 मूविंग फ्लैजिला, ये आपको देखने को मिल सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन क्या है? एचआईवी की ट्रांसमिशन करा सकता है, प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन लाइक प्री टर्म डिलीवरी, प्री टर्म बर्थ, प्रोम वगैरह करा सकता है। ओके, ट्रीटमेंट क्या होता है? मेट्रोनिडाजोल देनी है, 2 ग्राम ओरली देनी होती है। आपने पार्टनर की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करनी है और ट्रीटमेंट आपने देना होता है पार्टनर को। ओके, और सेक्सुअल इंटरकोर्स को आपने अवॉइड करना होता है, कॉन्डम वगैरह आपने इस्तेमाल करनी होते हैं। ओके, ऑलमोस्ट हो जाएगा। इसके बाद अगर सिंपल अगर गनोरिया का इन्फेक्शन है, ओके अगर आपको सिनेरियो में गनोरिया दे दे, जैसे सिनेरियो में इंक्रीज मेजानल डिस्चार्ज है, लोअर एब्डोमिनल पेन है, म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज है, पेल्विक टेंडरनेस और सर्वाइकल एक्साइटेशन है, वैसे डायग्नोस तो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज का बन गया है। लेकिन अगर गनोरिया के हवाले से पूछा है तो गनोरिया में, क्लैमिडिया में और तीसरा आ जाएगा ट्राइकोमोनास में। इन तीनों में जो इन्वेस्टिगेशन और चॉइस होती है वो न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट है, एंडो सर्वाइकल या वुल्वो विजाइनल स्वैब पे कराते होते हैं। क्लियर, अगर यहाँ पे जेनिटल हर्पीज होता तो आपने क्या कराना था? आपने पीसीआर कराना होता है। ठीक हो गया, क्लियर। और न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट और कल्चर सेंसिटिविटी आपने करानी है। अब गनोरिया का क्या ट्रीटमेंट होता है? 3rd जनरेशन सेफलोस्पोरिन देनी है, सेफ ट्राइक्सोन, और साथ में आपने उसको भी कवर करना होता है। लाइक कहने का मतलब उसको किसको कवर करना है? क्लैमिडिया को भी कवर करना होता है। तो आपने क्या देनी होती है? आपने एजिथ्रोमाइसिन या डॉक्सीसाइक्लिन आदि देनी होती है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करनी है और पार्टनर को भी आपने ठीक करना होता है। क्लियर, अगर पेनिसिलिन से रेजिस्टेंस है तो आपने स्पेक्टिनोमाइसिन वगैरह आपने इस्तेमाल करना होता है। सेक्सुअल इंटरकोर्स का आपने अवॉइड करना होता है। न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट ये आपका इन्वेस्टिगेशन और चॉइस होता है। अब गनोरिया की क्या कॉम्प्लिकेशन होती है? फीमेल में क्या करवा सकता है? पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज करा सकता है, ट्यूबल इनफर्टिलिटी करा सकता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी करा सकता है। डिससेमिनेटेड गनोरिया इन्फेक्शन हुआ तो फिट्स हग कर्टे सिंड्रोम हो सकता है। प्रेगनेंसी के ऊपर प्रोम करा देगा, कोरियमनिनाइटिस है, प्रीटर्म बर्थ है, पोस्टपार्टम एंडोमेट्राइटिस करा सकेगा। न्यूनेट के अंदर ऑफ्थेल्मिया न्यूनेटोरम है और ब्लाइंडनेस करवा देगा ड्यू टू कॉर्नियल स्कारिंग है। इसके बाद क्लैमिडिया, जो क्लैमिडिया ट्रैकोमेटास होता है इसकी डिफरेंट सीरोटाइप्स होती है। ए से लेकर के एल तक होती है, ए से लेकर सी तक ये ट्रैकोमा करवाती है, ए बी सी ट्रैकोमा कराती है, डी से लेकर के तक ये जेनिटल इन्फेक्शन कराती होती है। ओके, और जो L1 L2 L3 है लिम्फोग्रानुलोमा विनेरम कराती है, यानी L1 L2 L3 लिम्फोग्रानुलोमा विनेरम है, डी से लेकर के तक जेनिटल इन्फेक्शन कराती है और ए से लेकर सी तक ट्रैकोमा वगैरह कराती होती है। वंस अगेन क्या उसका देखने को मिल सकता है? फीमेल में पीआईडी करा देगा, ट्यूबल इनफर्टिलिटी करा देगा, टॉपिक प्रेगनेंसी करवा देगा। क्लियर, और अगर लीवर तक पहुंच गया तो फिट्स हग कर्टे सिंड्रोम करवा देगा। क्लियर, मेल में नॉन गोनोकोकल यूरिथ्राइटिस रिटर सिंड्रोम करा सकता है क्लैमिडिया। और वंस अगेन प्रेगनेंसी पे क्या करवा देगा? कोरियमनिनाइटिस। इसके अलावा प्रीटर्म डिलीवरी,
प्रोम करा सकता है, पोस्टमार्टम एंडोमेट्राइटिस है, न्यूनेट पे क्या कराएगा, न्यूनेटल कंजक्टिवाइटिस है। वंस अगेन इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर क्लैमिडिया, न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट आ जाती है, कल्चर सेंसिटिविटी भी करा सकते हैं। और इसमें जो ड्रग चॉइस होती है वो डॉक्सीसाइक्लिन है, लेकिन प्रेगनेंसी में डॉक्सीसाइक्लिन इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो एजिथ्रोमाइसिन आपने प्रेगनेंसी में देनी होती है, 1 ग्राम तक देते होते हैं। बाकी इसमें भी अपने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करनी है, पार्टनर को ठीक करना होता है और आपने सेक्शुअल इंटरकोर्स को अवॉइड करना होता है। क्लियर, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है क्लैमिडिया की, आप ऑलरेडी आपको सारा एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ओके, फीमेल में आपको क्या देखने को मिलती होती है, मेल्स में क्या देखने को मिलती है, प्रेगनेंसी में क्या देखने को मिलती है। ओके, तो फीमेल में क्या हो जाएगी, नंबर 1 मोस्टली एसिम्प्टोमेटिक होता है, लेकिन पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो जाएगा, पैरी हेपेटाइटिस जिसको फिट्स हर्कटिस सिंड्रोम कहते हैं, ट्यूबल इनफर्टिलिटी हो सकती है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। मेल में नॉन गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस करा देगा, इसके अलावा रिटर सिंड्रोम करा देगा, कंजक्टिवाइटिस, आर्थराइटिस या वगैरह आपको देखने को मिलता है। प्रेगनेंसी में क्या करवा देगा, प्रेगनेंसी के अंदर लाइक कोरियमनाइटिस, प्रीटर्म बर्थ, पोस्टमार्टम एंडोमेट्राइटिस है। ट्यूबोविरिन एब्सेस क्या होती है, इन्फ्लेमेटरी मैस होता है अराउंड द फैलोपियन ट्यूब और ओवरी होता है, अगर रप्चर हो गया तो पैरोटिनाइटिस हो जाएगा। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होती है, टीवीएस होती है, ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड होती है। ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक करना होता है, अल्ट्रासाउंड या सीटी गाइडेड ड्रेनेज और लेप्रोटमी वगैरह आपने करना होता है। क्लियर, अब आगे पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज अपर जेनिटल ट्रैक इन्फेक्शन होता है, लाइक यूट्रस को इन्वॉल्व करे तो एंडोमेट्राइटिस होगा, फैलोपियन ट्यूब को इन्वॉल्व करे तो साल्पिंजाइटिस होगा, ओवरी को इन्वॉल्व करे तो ट्यूबोविरिन एब्सेस हो जाएगा। क्लियर, अगर ट्यूबोविरिन एब्सेस होती है तो आपको पेशेंट को क्या सिम्टम देखने को मिलते हैं, नंबर 1 फीवर होगा, नंबर 2 डिफ्यूज एब्डोमिनल पेन होगा और ये एक साइड पे वर्स हो जाता है, एक साइड पे ज़्यादा वर्स होता है। नंबर 3 मल्टी लोकुलेटेड कॉम्प्लेक्स एडिनेक्सल मैस देखने को मिलेगा, अगर मल्टी लोकुलेटेड कॉम्प्लेक्स एडिनेक्सल मैस हो तो आपने क्या लगा देना है, ये ट्यूबोविरिन एब्सेस लगा देना होता है। अब पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज अपर जेनिटल ट्रैक इन्फेक्शन होता है। ओके, तो इसको जो ये ना, ये आपको सेक्सुअली एक्टिव फीमेल में देखने को मिलता है। कोई भी फीमेल सेक्सुअली एक्टिव है 25 साल से नीचे की है तो आपने एनुअल स्क्रीनिंग करानी है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज की, लाइक क्लैमिडिया, ट्रैकोमैटिस और नेज़रिया गोनोरिया की। ओके, इसके अलावा व्हाट आर द रिस्क फैक्टर फॉर पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, व्हाट आर द रिस्क फैक्टर, क्या क्या रिस्क फैक्टर होते हैं। ओके, अब इसका ताल्लुक सेक्सुअल इंटरकोर्स से है, तो यंगर एज है, 25 साल से नीचे की है, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर है। ओके, प्रीवियसली कोई पीआईडी की हिस्ट्री थी, प्रेस सेक्सुअल इंटरकोर्स था, इंटरकोर्स की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, बैरियर मेथड इस्तेमाल नहीं कर रही, इंट्रायूट्राइन डिवाइस इस्तेमाल कर रही है, पोस्टमार्टम एंडोमेट्राइटिस है, ये सारे इसके रिस्क फैक्टर होते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स से रिलेटेड होते हैं। क्लियर, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। इसका जो मोस्ट कॉमन रूट होता है वो कौन सा होता है, इसका जो मैकेनिज्म होता है ये आपका सेंडिंग रूट से आता होता है, वजाना या सर्विक्स से आता होता है, सेंडिंग यानी वजाना और सर्विक्स से आ गया, और मोस्टली क्लैमिडिया, ट्रैकोमैटिस और नेज़रिया गोनोरिया की वजह से होता है। इसके अलावा माइकोप्लाज्मा जेनिटेलियम की वजह से भी आ सकता है, बाकी लिम्फेटिक रूट से भी आ सकता है, हेमाटोजिनस रूट से भी आ सकता है, असेंडिंग रूट से आ सकता है। तो एग्जांपल 2 होती है, क्लैमिडिया, ट्रैकोमैटिस और गोनोरिया। अगर लिम्फेटिक से आएगा तो एग्जांपल क्या होगी, पोस्टमार्टम इन्फेक्शन है, और हेमाटोजिनस आया तो टीबी होता है। अब क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या होती है, सिनेरियो में क्या रहेगा, नंबर 1 बायलैटरल लोअर एब्डोमिनल पेन या एक्यूट लोअर एब्डोमिनल पेन या पेल्विक पेन मिलेगा, नंबर 2 यूट्राइन एडिनिक्सल या सर्वाइकल मोशन टेंडनस आपको मिलेगी, डिस्परोनिया आपको देखने को मिलेगा, वजाइनल डिस्चार्ज आपको देखने को मिलती है, पोस्ट क्वार्टल ब्लीडिंग देखने को मिलता है और इन्फेक्शन की चीज़ें मिलती है, फीवर, टैकीकार्डिया और एलिवेटेड डब्ल्यूबीसी आ जाएगा। क्लियर, ऑलमोस्ट ये आ जाएगा। इसके बाद हम आगे आ जाते हैं, इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या होता है, मिनिमम आपको क्या चाहिए, लोअर एब्डोमिनल पेन चाहिए और आपको सर्वाइकल मोशन टेंडनस चाहिए, दिस इज कॉल्ड चैंडलियर साइन। ओके, और क्या चीज़ें चाहिए होती है, सीबीसी, ईएसआर, सीआरपी, टेम्परेचर 101 से ज़्यादा का होता है, म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज होती है और डब्ल्यूबीसी आपको देखने को मिलेगी वजाइनल सिक्रेशन के अंदर। ठीक हो गया, तो ये आपका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होता है। क्लियर, तो मोस्टली जो होता है ना, ये इसका जो डायग्नोसिस होता है क्लिनिकल डायग्नोस होता है, लेकिन क्या करवा सकते हैं, एंडोसर्वाइकल और वजाइनल स्वाब ले सकते हैं। ठीक हो गया, नंबर 2 न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट करा सकते हैं, नेज़रिया गोनोरिया के लिए सीबीसी, ईएसआर, सीआरपी करा सकते हैं। लैप्रोस्कोपी गोल्ड स्टैंडर्ड होती है फॉर द डायग्नोसिस ऑफ पीआईडी है। ओके, लेकिन लैप्रोस्कोपी सिर्फ इन्वेसिव प्रोसीजर है, कब यूज़ करते हैं, जब ट्यूबो ओवेरियन एब्सेस सस्पेक्टेड होता है। क्लियर, ठीक हो गया, ऑलमोस्ट ये आ जाएगा। इसके बाद हम इसकी मैनेजमेंट के अंदर आ जाते होते हैं। मैनेजमेंट में क्या होता है, अब पहले तो ये डिसाइड करना कि आपने इसको हॉस्पिटल में एडमिट करना है या हॉस्पिटल में एडमिट नहीं करना होता। ओके, तो कैसे पता लगेगा आपने हॉस्पिटल में एडमिट करना नहीं करना, नंबर 1 अगर डायग्नोसिस अनसर्टेन है, डायग्नोसिस कंफर्म नहीं है, नंबर 2 ट्यूबोविरिन एब्सेस अल्ट्रासाउंड पे है, इसमें आपने हॉस्पिटल में एडमिट करना है, प्रेगनेंसी है, इम्यूनोडेफिशिएंसी है या सर्जिकल कॉज को, इफ सर्जिकल कॉज कैन नॉट बी एक्सक्लूडेड या आउट पेशेंट थेरेपी फेल हो चुकी है आफ्टर द 72 आवर्स, तो इस केस में आपने क्या करना होता है, इन पेशेंट में आपने एडमिट करना होता है। क्लियर, ठीक हो गया, क्लियर, सही है। ओके, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। इसके अलावा हाँ ये हो जाएगा। अब इसके ट्रीटमेंट के अंदर आ जाते हैं, अगर क्लैमिडिया तो अपने डॉक्सीसाइक्लिन, एजिथ्रोमाइसिन है, गोनोरिया तो सेफ्ट्रैक्सोन, सिफॉक्सेटिन, सिफोटिटान है, एनारोब्स तो मेट्रोनिडाजोल देने होते हैं। अब इसके कुछ रेजिमन होते हैं, फॉर एग्जांपल रेजिमन 1 में सेफ्ट्रैक्सोन देनी है, ओरल डॉक्सीसाइक्लिन देनी है और ओरल मेट्रोनिडाजोल देनी है। रेजिमन 2 के अंदर सिफॉक्सेटिन है, डॉक्सीसाइक्लिन है, मेट्रोनिडाजोल है। और अगर इन पेशेंट एडमिट किया
तो इसमें आपने सिफॉक्सेटिन दे दिया, ओके, डॉक्सीसाइक्लिन और मेट्रोनिडाजोल है, सेम आपका रेजिमेंट होता है, लेकिन आपने इसको 24 आवर्स तक कंटिन्यू करना होता है। फिर आपने डॉक्सीसाइक्लिन और मेट्रोनिडाजोल को आपने स्विच करना है ओरल फॉर्म में, और आपने 14 डेज तक कंटिन्यू करना होता है। इसका पूरा रेजिमेंट बता दिया। वन सेकेंड कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करोगे और पार्टनर को ठीक कर दोगे, क्लियर। एंड एग्जाम में आ सकते हैं व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, तो क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, ओके, निमोनिक CDEF, सी से क्रॉनिक पेल्विक पेन होगा, डिस्परूनिया हो जाएगा, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाएगा, इनफर्टिलिटी हो जाएगा, ट्यूबोवेरियन एब्सेस है, फिट्स कर्टिस सिंड्रोम हो सकता है, रिकरेंट PID आपको देखने को मिल सकता होता है, ओके। अब कहते हैं IUD रिमूवल इन द PID कैन बी कंसीडर्ड बट इज नॉट रिकमेंडेड, ओके, ठीक है, रिकमेंडेड नहीं करते लेकिन हम रिमूव करवा देते होते हैं। सेक्सुअल पार्टनर की स्क्रीनिंग करनी है, ट्रीटमेंट करना होता है, और सेक्सुअल पार्टनर को आपने ठीक करना होता है, किससे, एजिथ्रोमाइसिन से आपने ठीक करना होता है। और कब एडमिट करोगे, अगर अनसर्टेन डायग्नोसिस है, प्रेगनेंसी है, इम्यूनोसप्रेशन है, ओके, प्रेगनेंसी या पेल्विक एब्सेस है, ओके, इम्यूनोसप्रेशन है, लाइक अगर अपेंडिसाइटिस को रूल आउट नहीं कर सकते या आउट पेशेंट थेरेपी 72 आवर्स के बाद फेल हो गई है, ओके, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं जेनिटल हर्पीज वाला टॉपिक स्टार्ट करते होते हैं। जेनिटल हर्पीज वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जेनिटल हर्पीज ना ह्यूपीज सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 2 की वजह से देखने को मिलती है, जो कि कौन सा होता है, DNA इनवेलप वायरस होता है, क्लियर। इसकी जो ट्रांसमिशन होती है इंटीबेट रूट से, यानी इंटीबेट म्यूकोक्यूटेनियस कॉन्टैक्ट की वजह से हो जाती है, क्लियर। अब इसके क्लिनिकल फीचर क्या देखने को मिलते हैं, इसमें जो प्राइमरी इन्फेक्शन होता है इसमें आपको स्मॉल पेनफुल वेजिकल्स आपको देखने को मिलते हैं। स्मॉल पेनफुल वेजिकल वुल्वा में होगा और टेंडर लिम्फेडिनोपैथी होगा, यानी सिफिलिस का बिल्कुल ऑपोजिट है, ओके। स्मॉल पेनफुल वेजिकल होता है, वुल्वा होगा, लोकल पेन इचिंग होगी और टेंडर लिम्फेडिनोपैथी होती है, डिस्यूरिया होता है, फीवर, हेडेक होता है। अगर सेकेंडरी इन्फेक्शन हो गया, ओके, लेकिन सेकेंडरी इन्फेक्शन में जो लीजन होते हैं ना छोटे छोटी होती है, ओके, उसमें कोई सिस्टमिक फाइंडिंग नहीं होती, लाइक फीवर, हेडेक, मिलेस, ये नहीं आपको देखने को नहीं मिलता होता। इन्वेस्टिगेशन और चॉइस क्या होती है, PCR करा लोगे, पॉलीमरेज चेन PCR करा लोगे वेजिकुलर फ्लूइड का, इसके अलावा वायरल कल्चर करा लोगे वेजिकुलर फ्लूइड का। ट्रीटमेंट क्या होता है, जेनिटल हर्पीज का वैसे कोई क्योर नहीं होता, ओके, लेकिन फिर भी आपने क्या इस्तेमाल करना है, ओरल एसाइक्लोविर है, ओके, ओरल एसाइक्लोविर है, वेलसाइक्लोविर वगैरह इस्तेमाल करते हैं, कॉन्डम वगैरह इस्तेमाल करते होते हैं। व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशन है, कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, मेनिंजाइटिस हो सकती है, ट्रांसस माइलेटस हो सकता है, सैक्रल रेडिकुलोपैथी वगैरह हो सकती है, ओके, कॉम्प्लिकेशन इधर आई हुई है, मेनिंजाइटिस, ट्रांसस माइलेटस, सैक्रल रेडिकुलोपैथी है और डिसएमिनेटेड इन्फेक्शन है, ओके, ठीक हो गया, ऑलमोस्ट ही आ जाएगा। इसको रट्टा मान लोगे, ओके, STD है, STD, सैक्रल रेडिकुलोपैथी, ट्रांसस माइलेटस, ओके, डिसएमिनेटेड इन्फेक्शन है और मेनिंजाइटिस वगैरह आपको देखने को मिलता है, क्लियर, ठीक हो गया। और न्यू रेट में इसकी मोर्टेलिटी 30 to 40% होती है। ब्रेस्ट फीडिंग इज नॉट कॉन्ट्राइंडिकेटेड अगर लीगन ब्रेस्ट को इन्वॉल्व नहीं कर रही, क्लियर, ठीक हो गया। और पेशेंट अगर एसाइक्लोविर वगैरह इस्तेमाल कर रहा होता है, क्लियर, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। मैनेजमेंट एसाइक्लोविर फॉर 7 to 10 डेज तक इस्तेमाल करते हैं, प्रेगनेंसी में सेफ होती है, ओके। और मोड ऑफ डिलीवरी क्या होगी, अगर प्राइमरी इन्फेक्शन 3rd ट्राइमेस्टर में है और अगर EDD 6 वीक से कम है तो आपने क्या करना है, C-सेक्शन करना है। लेकिन अगर प्राइमरी इन्फेक्शन क्या है 3rd ट्राइमेस्टर में और EDD 6 वीक से ज़्यादा किया है तो आपने वजाइनल डिलीवरी करनी होती है, क्लियर, ठीक है। अगर फर्स्ट या सेकंड ट्राइमेस्टर में होता है तो आपने एसाइक्लोविर इस्तेमाल स्टार्ट कर देनी होती है, ओके, ठीक हो गया, ओके, ताकि हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस की लीजन कम से कम हो। फर्स्ट या सेकंड में हो तो आपने क्या करना है, हर्पीज एसाइक्लोविर देना है। 3rd ट्राइमेस्टर है, EDD अगर 6 वीक से कम है तो आपने C-सेक्शन करना है और अगर ज़्यादा है तो आपने वजाइनल डिलीवरी करनी होती है, क्लियर, ऑलमोस्ट ये हो गया। इसके बाद जेनिटल वार्ड्स वाला टॉपिक है। जेनिटल वार्ड्स ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से रिलेटेड होते हैं, ओके, क्लियर। DNA वायरस होता है, 6-11 क्या कराते हैं, वार्ड्स करवाते हैं जिसको कॉन्टाइलोमा एक्यूमिनेटा कहते हैं। 16, 18, 31, 33, 45 ये क्या करवाते हैं, सर्वाइकल इंट्रापिथियल न्यूप्लेजिया और सर्वाइकल न्यूप्लेजिया करवाते हैं। ये हम अच्छे से पढ़ेंगे सर्विस वाले चैप्टर में। मतलब प्री डिस्पोजिंग फैक्टर, तो अगर इम्यूनो सप्रेशन है, डायबिटीज़ है, प्रेगनेंसी है, स्मोकिंग है, ये मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर है, इसमें आपको HPV का, लेकिन वार्ड्स का ताल्लुक तो हाँ इंटरकोर्स से भी शायद वार्ड्स हो जाए, ओके। अब इसमें क्या आपको फीचर देखने को मिलते हैं, मेन जो आपने क्या कराना है, सर्वाइकल साइटोलॉजी करानी होती है, पैप्स में कराना होता है। इसके अलावा आपने कोल्पोस्कोपी करानी है। कोल्पोस्कोपी पे क्या हो जाएगा, ओके, कोल्पोस्कोपी पे वाइट टेंट्स हो जाएगी ऑन टॉपिकल एप्लीकेशन ऑफ एसिटिक एसिड। जैसे एसिटिक एसिड आपने अप्लाई किया तो ये चिट्टे हो जाएंगे, तो इसका मतलब है कि वार्ड्स हो जाते थे, क्लियर, ठीक हो गया। बाकी आपने बायोप्सी करानी है न्यूप्लेजिया को रूल आउट करने के लिए, ओके। अब इनकी क्या पेनेस आपको देखने को मिलती है वार्ड्स की। वार्ड्स मोस्टली आपको सर्विस में देखने को मिलते हैं, पुडेंकुलेटेड होते हैं, शॉर्ट पैप्यूल होते हैं, कोलीफ्लावर लाइक मैस बनाना शुरू कर देते हैं। तो कोलीफ्लावर लाइक मैस होगा, पुडेंकुलेटेड होगा, सर्विस पे आपको देखने को मिलता होता है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होता है वार्ड्स का, ओके। वार्ड्स का ट्रीटमेंट ये होता है कि मेनली तो आपने क्या करना होता है, ओके, 2 तरह का ट्रीटमेंट है, एब्लेटिव टेक्निक है और दूसरा होम ट्रीटमेंट है। होम ट्रीटमेंट प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, पोडोफाइलोटॉक्सिन और टॉपिकल इम्यूकोमोड है। इसके अलावा एब्लेशन में क्या करेंगे, लिक्विड नाइट्रोजन से उड़ा देंगे, इलेक्ट्रोसर्जरी, क्रायोथेरेपी नाइट्रोजन से कर लेंगे या ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड वगैरह इस्तेमाल कर लेंगे, क्लियर, ऑलमोस्ट खत्म हो गया हमारा, ठीक हो गया। बाकी HIV भी चैप्टर में लिखा हुआ, सिफिलिस भी लिखा हुआ, लेकिन कुछ चीज़ें आई नहीं है पास में और कोई MCC वाला। तो मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, जो प्राइमरी सिफिलिस होता है ना, प्राइमरी सिफिलिस में आपको क्या मिलता है, पेनलेस जेनिटल अल्सर होता है, 3 to 6 वीक के बाद होता है और पेनलेस लिम्फेडिनोपैथी देखने को मिलती है, रबरी लिम्फेडिनोपैथी होती है। सेकेंडरी सिफिलिस 6 वीक से लेकर 6 मंथ के बाद देखने को मिलता है, इसमें कोंटाइलोमा लाटा देखने को मिलता है। कोंटाइलोमा लाटा क्या होता है, फ्लैट वार्ट लाइक लीजन होती है, ओके, वार्ट लाइक लीजन होती है, लेकिन ये पेरी इनल एरिया पे देखने को मिलती होती है और इसमें आपको और रैश आपको देखने को मिलता है। नॉन प्रोरेटिक सिमेट्रिकल
मस्कुलर पैपुलर रैश है। टर्शियरी सिफिलिस में गुमास होते हैं। ओके, सीएनएस में क्या होगा, डिमेंशिया होगा। सीवीएस में और सीएनएस में न्यूरोसिफिलिस भी हो सकता है, टेबिस डोर्सालिस, आर्गाइड रोबर्टसन प्यूपल, मेनिंजोवास्कुलर स्ट्रोक है। और सीवीएस में क्या होता है, एओर्टिक रूट एनेरिज्म और एओर्टिक रिगर्जिटेशन आ जाएगा। क्लियर, ऑलमोस्ट इसके लिए जो ड्रग को चॉइस होती है वो पेनिसिलिन होती है। पेनिसिलिन एलर्जी का तो आपने डिसेंसिटाइजेशन करनी है, एरिथ्रोमाइसिन आपने इस्तेमाल करनी होती है, प्रेगनेंसी में दे सकते हैं। और जेनिश हाइजीमा रिएक्शन हो सकता है। क्यों हो सकता है, इट इज अ रिएक्शन ऑफ डाइंग ऑर्गेनिज्म इन रिस्पॉन्स टू पेनिसिलिन होती है। क्लियर, ठीक हो गया। इसमें क्या होता है, सिम्टम वॉट्स होना शुरू हो जाती है, 12 फीवर 12 to 24 आवर्स तक रहता होता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करा देता है, फीवर, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, फीटल डिस्ट्रेस वगैरह करा देता होता है। तो उसका ट्रीटमेंट क्या होता है, अपने स्टीरॉइड देना होता है। क्लियर, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। एक वुमेन है कंप्लेनिंग ऑफ मिल्की वाइटिश डिस्चार्ज है, मिल्की वाइटिश डिस्चार्ज है, ग्रे वाइट डिस्चार्ज है। ओके, अगर येलोविश वाइट डिस्चार्ज होती ना तो आपने किस में जाना होता, ओके, येलोविश डिस्चार्ज तो उसमें, लेकिन फिशी ऑर्डर आ गया तो डायग्नोस क्या होता है, बैक्टीरियल वजाइनोसिस में आपको देखने को मिलता होता है। क्लियर, ठीक हो गया। ओके, और इसमें डिस्चार्ज किस तरह, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। ट्राइकोमोनास में ग्रीनिश येलो आपको डिस्चार्ज देखने को मिलती होती है, जबकि ग्रे वाइट डिस्चार्ज आपको देखने को मिलती है इसमें बैक्टीरियल वजाइनोसिस में। क्लियर, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। इसमें कौन सा क्राइटेरिया यूज़ करते हैं, एम्सल क्राइटेरिया। एम्सल क्राइटेरिया में क्या होता है, फिशी ऑर्डर होता है और 10% KOH जिसको बोलते हैं विफामाइन टेस्ट है। नंबर 2 क्या होता है, नंबर 2 रट्टा मार लेना, आपको इंक्रीज वजाइनल पीएच देखने को मिलती है। नंबर 3 क्लूसल आपको देखने को मिलती है। नंबर 4 थिन होमोजेनस डिस्चार्ज आपको देखने को मिलती होती है। क्लियर, नेक्स्ट हम चलते होते आगे। ओके, ट्रीटमेंट क्या होता है, मेट्रोनिडाजोल और 2% क्लिंडामाइसिन होता है। नेक्स्ट आगे हिस्ट्री ऑफ डिसयूरिया, बर्निंग मिक्सचुरेशन है और सोर पेरिनियम है। ओके, ठीक हो गया। व्हाट इज़ योर डायग्नोसिस, और न्यूली मैरिड गर्ल है, डिसयूरिया हुआ है, बर्निंग मिक्सचुरेशन है, और डिसयूरिया और बर्निंग मिक्सचुरेशन ये तो इंडिकेट करता है कि क्या इंडिकेट करता है, यूटीआई वगैरह को इंडिकेट करता होता है। सोर पेरिनियम है, इसने लिखा हुआ हनीमून सिस्टाइटिस। मैंने वैसे आइंदा कभी नहीं पढ़ा, मैंने कभी भी नहीं पढ़ा हनीमून सिस्टाइटिस। हाँ, सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद हो सकता है। सोर पेरिनियम है, जेनिटल हर्पीज में पेरिनियम सोर होता है, आई डोंट थिंक सो। कि देखो डिसयूरिया आपको उसमें देखने को मिलता है, लेकिन स्मॉल अल्सर वगैरह तो आई थिंक यही बना लेते हैं। फिर सोर पेरिनियम वैसे जेनिटल हर्पीज में भी देखने को मिल सकता है। ओके, तो हनीमून स्टेटस लिखा हुआ है, वैसे मैंने कभी सुना नहीं है। ओके, 50 ईयर ओल्ड पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट है, कम्स विद हिस्ट्री ऑफ हाई ग्रेड फीवर है। ओके, और वोंड की टेंडरनेस है, हाई ग्रेड फीवर है, वोंड की टेंडरनेस है। एग्जामिनेशन में पता लगा टेंडर रेड हॉट स्वेलिंग है वोंड पे, जो कि एब्सेस वगैरह बनी गया। जब भी एब्सेस होते हैं तो आपने क्या करना होता है, इंसिडेंट ड्रेनेज आपने करना होता है। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते होते हैं। ग्रीनिश येलो डिस्चार्ज है तो ट्राइकोमोनियासिस के लिए बेस्ट ट्रीटमेंट क्या होता है, मेट्रोनिडाजोल होती है, 2 ग्राम ओरली आपने देना होता है। क्लियर, इसके बाद 25 ईयर ओल्ड प्राइमरी ग्रेविटा वजाइनल डिस्चार्ज और इचिंग वगैरह हुई है, डिस्चार्ज थिक वाइट कर्डी है। क्लियर, तो ये आपको कैंडिडा में देखने को मिलती होती है। 30 ईयर ओल्ड ग्रेविडा 2 है, मिल्की वाइट डिस्चार्ज है विद फिश स्मेल है, फिश स्मेल आपको देखने को मिलती है लाइक बैक्टीरियल वजाइनोसिस के अंदर। तो इसका जो काज होता है रिडक्शन ऑफ लैक्टोबैसिलस की वजह से होता है। लेकिन यहाँ पे इसने लिखा हुआ है प्रेगनेंसी, नहीं प्रेगनेंसी में तो वैसे इतना खास नहीं होता। ओके, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़, यार इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ वाले में भी नहीं, बल्कि ये डिक्रीज लैक्टोबैसिलस की वजह से होता है। क्लियर, डिक्रीज लैक्टोबैसिलस की वजह से होता है, न्यू सेक्सुअल पार्टनर की वजह से होता है, डाउचिंग की वजह से होता है, स्मोकिंग की वजह से होता है, ब्लैक रेस से होता है, और HIV HPV। ठीक हो गया। अच्छा, जो इम्यूनो सप्रेशन है वो तो कैंडिडा वाला होता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते होते हैं। 25 ईयर ओल्ड लेडी या हाई ग्रेड फीवर विद राइगर्स और चिल है आफ्टर द इवैक्यूएशन ऑफ लेटेंट प्रोडक्ट ऑफ कंजम्पशन है। ओके, लोअर एब्डोमिनल पेन होना शुरू हो गया, टेंडरनेस होना, एग्जामिनेशन है, बबल साउंड ऑडिबल है, तो क्या हुआ, इन्फेक्टेड रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंजम्पशन है। ठीक हो गया। ओके, ठीक हो गया, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। पैल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज तो सेक्सुअल इंटरकोर्स से रिलेटेड होता है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। 30 ईयर ओल्ड पैरा 2 सफर फ्रॉम ग्रीनिश येलो डिस्चार्ज है, ट्राइकोमोनियासिस के लिए क्या मेट्रोनिडाजोल इस्तेमाल करते होते हैं। मल्टीपल इरेगुलर ग्रोथ वुल्वा पे और इचिंग पे है, वाटी लिगन आपको देखने को मिल रही है, तो वाटी लिगन आपको ओके ह्यूमन पैपिलोमा वायरस में देखने को मिलती है। सिफिलिस में भी तो वाटी लिगन हो सकती है, लेकिन यहाँ पे सिफिलिस आई नहीं, 6-11 की वजह से होती है। ओके, अल्सर ऑन वुल्वा है, ओके, अल्सर आज सीन नॉन टेंडर है, इंगुइनल लिम्फ नोड की लार्जमेंट है, नॉन टेंडर अल्सर आपको देखने को मिलते हैं सिफिलिस में। अगर टेंडर आता तो जेनिटल हर्पीस लगा देते। ओके, नेक्स्ट आगे आते हैं ग्रीनिश येलो डिस्चार्ज स्ट्रॉबेरी अपीयरेंस ऑफ सर्विस ट्राइकोमोनियासिस में होती है। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गोनोरिया तो आपने सेफ्ट्रैक्सोन इस्तेमाल करना होता है। फुल स्मेलिंग वजाइनल डिस्चार्ज है, फ्रॉथी ग्रीन है। ओके, फुल स्मेलिंग है, फ्रॉथी ग्रीन है, अपीयरेंस ऑफ स्ट्रॉबेरी सर्विक्स है ड्यू टू पंक्चुएंट हैबिट्स ट्राइकोमोनास वजाइनालिस में होती है। फिशी मैलोड्रस वजाइनल डिस्चार्ज बैक्टीरियल वजाइनोसिस में होती है। मोस्ट कॉमन पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कैंडिडियासिस तो कैंडिडल बाइकन होता है। ट्रीटमेंट इन केस ऑफ स्ट्रॉबेरी सर्विस तो मेट्रोनिडाजोल होती है। प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर वो थिक कर्डी वाइट डिस्चार्ज कैंडिडल बाइकन होती है। डायबिटीज मेलाइटिस में इम्यूनो सप्रेशन वाले में देखने को मिलती होती है। ओके, इम्यूनो सप्रेशन है लाइक HIV, डायबिटीज है, प्रेगनेंसी, एंटीबायोटिक, COCP या एनीमिया वाले में। क्लियर, नेक्स्ट है स्ट्रॉबेरी सर्विस ट्राइकोमोनियासिस में होती है। मोस्ट कॉमन पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म इन केस ऑफ येलोविश डिस्चार्ज। ओके, येलोविश डिस्चार्ज तो ट्राइकोमोनियासिस में देखने को मिलती है। कैंडिडेट क्लैमिडिया डाला हुआ इन्होंने। ओके, क्लैमिडिया में क्या ग्रीनिश डिस्चार्ज हो सकती है। क्लैमिडिया वैसे अगर पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज करवा सकता होता है, इट्स पॉसिबल हो सकती है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट हम आगे चलते होते हैं। वायरल वार्ड्स काजिंग एजेंट तो 611 होता है, इसके लिए आपने क्या ट्रीटमेंट करना होता है, पोर्टोफाइलोटॉक्सिन करीब टॉपिकल इमिक्विमोड करीब आ जाती होती है। क्लियर, दोनों ही प्रेगनेंसी में क्या होती है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है वार्ड्स वाली। क्लियर,
इसके अलावा आप ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड क्रायोथेरेपी या सर्जरी वगैरह कर सकते होते हैं। नेक्स्ट चलती है मोस्ट कॉमन बैक्टीरियल एसटीडी कौन सी होती है, मोस्ट कॉमन बैक्टीरियल एसटीडी कौन सी होती है, क्लैमिडिया होती है। ओके, इसके बाद है क्लू सेल और माइक्रोस्कोपी बैक्टीरियल वजाइनोसिस में होती है। डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर कैंडिडियासिस, कर्टी वाइट डिस्चार्ज, डायबिटिक में तो आपने डायबिटीज़ का टेस्ट करना है। कैंडिडियासिस के लिए जो बेस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है, कैंडिडियासिस के लिए आई थिंक द बेस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होगा, ओके तो आई थिंक माइक्रोस्कोपी एंड कल्चर होता है, लेकिन इसने डायबिटिक टेस्ट लिख दिया, पता नहीं शायद डायबिटीज से ज़्यादा एसोसिएशन आ गया है। मोस्ट कॉमन साइड ऑफ जेनिटल ट्यूबरकुलोसिस तो फैलोपियन ट्यूब आता है। ट्रंकोचेस्ट ट्राइकोमोनियासिस मैट्रोनिडाजोल है। क्लूसल और माइक्रोस्कोपी बैक्टीरियल वजाइनोसिस में होते हैं। मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म काजिंग पीआईडी क्लैमिडिया ट्रैकोमैटस होता है। पेनिसिलिन रेजिस्टेंट एक गोनोरिया है। पेनिसिलिन रेजिस्टेंट गोनोरिया तो आपने क्या इस्तेमाल करना होता है, एजिथ्रोमाइसिन आपने इस्तेमाल करना होता है। वैसे पेनिसिलिन गोनोरिया में देते होते हैं, गोनोरिया में तो हमने वो पढ़ा था लाइक ग्लोरिया में तो हमने सेफ्ट्राइक्सोन वगैरह पढ़ा था, क्लियर सेफ्ट्राइक्सोन एजिथ्रोमाइसिन है, चलो सही है। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते होते हैं लीगन नॉट सीन ऑन सर्विक्स है, लेकिन वुल्वा पे आपको नजर आ रही है तो एक कुंडाइलोमा लाटा होती है। कुंडाइलोमा लाटा आपको सिफिलिस में आपको देखने को मिलते होते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते होते हैं, अगर कुंडाइलोमा एक्यूमिनेटा वो आपको सर्विक्स पे होता है। ट्रीटमेंट ऑफ हर्पीज सिम्प्लेक्स एसाइक्लोविर होता है। ओके, स्ट्रॉबेरी सर्विस या आपको ट्राइकोमोनियासिस में होता है। क्लूसल बैक्टीरियल वजाइनोसिस में होते हैं। फुल स्मेलिंग डिस्चार्ज है, स्ट्रॉबेरी सर्विस है, ट्राइकोमोनियासिस की वजह से होता है। ट्रीटमेंट मेट्रोनिडाजोल होती है। थिक वाइट कर्डल डिस्चार्ज विद प्लूराइटिस और सुपरफिशियल डिस्परोनिया तो ये वुल्वो वजाइनल कैंडिडियासिस में आपको देखने को मिलता है। थिक वाइट कर्डल डिस्चार्ज वुल्वो वजाइनल कैंडिडियासिस है। एटियोलॉजी में इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज डायबिटीज और एंटीबायोटिक्स हो जाती है। मोस्ट कॉजेटिव एजेंट कैंडिडा अल्बाइकन होता है। क्लोसल माइक्रोस्कोपी पे फिशी ऑर्डर है, बैक्टीरियल वजाइनोसिस में होते हैं। लैक्टोबैसिलस कम होते हैं, एनारोब ज़्यादा होने की वजह से लाइक गार्डिनल वजाइनालिस और माइकोप्लाज्मा होमिनस की वजह से होते हैं। मेट्रोनिडाजोल ट्रीटमेंट के लिए होती है। मोस्ट कॉमन काज ऑफ लोअर एब्डोमिनल पेन यूट्राइन या सर्वाइकल मोशन टेंडरनेस है, पीआईडी में देखने को मिलती है। क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस गोनोरिया में होती है। गोल्ड स्टैंडर्ड आपको लेप्रोस्कोपी होता है। ट्रीटमेंट में आपने क्या करना होता है, सेफ्ट्रैक्सोन एजिथ्रोमाइसिन और डॉक्सीसाइक्लिन है। वायरल वार्ड्स ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से होते हैं। 6 अलावा 16 18 31 33 की वजह से आपको देखने को मिलते होते हैं, क्लियर ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। इसके बाद हम आगे स्टार्ट करते हैं, यूरोगायनोकोलॉजी वाला चैप्टर है, यूरोगायनोकोलॉजी है। और फिर हम पहले हम वो चैप्टर स्टार्ट करते हैं सर्जिकल प्रोसीजर वाला। ओके, कहाँ चला गया सर्जिकल प्रोसीजर वाला, फिर हम यूरोगायनोकोलॉजी फिनिश कर लेंगे और फिर हम इस वीडियो को एंड कर देते हैं। कॉमन गायनोकोलॉजिकल प्रोसीजर्स। ओके, तो सबसे पहला पढ़ लेते हैं हिस्टेक्टमी वगैरह पढ़ लेते हैं। ओके, ठीक हो गया हिस्टेक्टमी। ओके, तो हिस्टेक्टमी ना 2 रूट से कर सकते होते हैं, टोटल एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी और विजाइनल हिस्टेक्टमी वगैरह कर सकते होते हैं, क्लियर सही हो गया। ओके, अब पहला तो एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, व्हाट आर द 3 स्टेप्स ऑफ टोटल एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी और बायलैटरल साल्पिंजियोफ्रेक्टमी। ओके, अगर एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी कर रहे हैं तो 3 चीज़ों का अपने निकालना होता है, उसकी तरतीब क्या होती है। नंबर 1 3 पेडिकल्स का अपने रिमूव करना होता है। नंबर 1 इन्फेंडिबुलर पैल्विक लिगामेंट जिसको सस्पेंसिव लिगामेंट भी कहते हैं, इसमें ओवेरियन वेसल्स होती है। नंबर 2 यूट्राइन आर्टरी। नंबर 3 एंगुलर वाल्ट ऑफ वजाइना जिसमें वेसल्स वजाइना से आ रही होती है, क्लियर ठीक हो गया। ओके, इसके अलावा लिगामेंट टू सपोर्ट द यूट्रस वो भी निकाल देते होते हैं। तो टोटल एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी में सबसे पहले क्या निकालते हैं, इन्फेंडिबुलर पैल्विक लिगामेंट हो गया, यूट्राइन आर्टरी और एंगुलर वाल्ट ऑफ वजाइना। लेकिन अगर आपसे विजाइनल हिस्टेक्टमी के बारे में पूछे तो उसमें क्या निकालना होता है, उसमें अपने विजाइनल वाल्ट को पहले निकालना होता है, फिर अपने यूट्राइन आर्टरी को निकालना होता है, फिर अपने इन्फेंडिबुलर पैल्विक लिगामेंट को अपने निकालना होता है, क्लियर या अपनी रट्टा मार लेना। इसके बाद साइड्स ऑफ यूरेटर इंजरी ड्यूरिंग द ओके, तो यूरेटर की जो इंजरी होती है इसमें उसकी साइड से आपको कहाँ कहाँ पे देखने को मिलती होती है, क्लियर ठीक हो गया। यानी पोस्ट ऑपरेटिव जो इंजरी या आपको कॉम्प्लिकेशन वगैरह आपको देखने को मिलती होती है। रट्टा मार लेना। नंबर 1 कार्डिनल लिगामेंट है जहाँ पे यूरेटर यूट्राइन आर्टरी के नीचे से गुजरता होता है। ओके, ठीक हो गया। ओके, नंबर 1 ये रट्टा मार लेना। नंबर 2 क्या होगा, नंबर 2 टनल और बर्थीम, टनल और बर्थीम वाली जगह पे हो सकती होती है। नंबर 3 ओके इंट्राम्यूरल यूरेटर है। नंबर 4 ओके डोर्सल टू द इन्फेंडिबुलर पैल्विक लिगामेंट और नंबर 5 क्या होगा, लैटरल पैल्विक वाल है अबव द यूट्रोसैक्रल लिगामेंट होते हैं। ओके, तो सारे लिगामेंट छाप दिया। ओके, पहले तो रट्टा मान लो कार्डिनल लिगामेंट है जहाँ पर ये यूट्राइन आर्टरी को क्रॉस करता होता है। नंबर 2 यूट्रोसैक्रल लिगामेंट है, लैटरल पैल्विक वाल अबव द यूट्रोसैक्रल लिगामेंट। तीसरा लिगामेंट रट्टा मान लो इन्फेंडिबुलर पैल्विक लिगामेंट है, टनल और बर्थीम आ जाएगा, लास्ट में इंट्राम्यूरल यूरेटर आ जाता होता है, क्लियर ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। इसके बाद व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड द डिसएडवांटेजेस ऑफ वजाइनल हिस्टेक्टमी। ओके, तो जो हिस्टेक्टमी होते हैं 2 रास्ते से कर सकते होते हैं। ओके, ठीक हो गया, एक एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी होता है, दूसरा वजाइनल हिस्टेक्टमी होता है। ओके, ठीक है। ओके, तो जो वजाइनल हिस्टेक्टमी के क्या फायदे होते हैं, एडवांटेजेस होते हैं। नंबर 1 एब्डोमिनल इंसीजन की जरूरत नहीं होती। ओके, जब एब्डोमिनल इंसीजन की जरूरत नहीं होती तो मतलब क्या होगा, एब्डोमेन को इंसाइज नहीं किया तो पेन वगैरह कम से कम होगा, तो पेन कम से कम होगा, रैपिड रिकवरी होगी, स्पाइनल एनेस्थीसिया के अंदर कर सकते होते हैं और ये बूढ़े पेशेंट में करते होते हैं, क्लियर ठीक हो गया। तो क्या एडवांटेज होते हैं वजाइनल हिस्टेक्टमी के, एब्डोमिनल इंसीजन नहीं है, नो पेन है, स्पाइनल एनेस्थीसिया के अंदर कर सकते होते हैं, क्लियर रिकवरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो सकती है, बूढ़े पेशेंट में करते होते हैं। लेकिन क्या डिसएडवांटेज होते हैं, नंबर 1 अगर फाइब्रॉइड 12 वीक से ऊपर का है, लार्ज फाइब्रॉइड यूट्रस है, उसको आप कभी नहीं
निकाल सकते। नंबर 2, रट्टा मार लो कि ओवरी को अगर रिमूव करना हो तब भी नहीं कर सकते। नंबर 3, सर्जिकल एक्सेस लिमिटेड होता है। क्लियर, ठीक हो गया। अब एक बात रट्टा मार लेना, वजाइनल हिस्टेरेक्टमी में वजाइनल इंसिजन देते हैं और आप क्या क्या निकालते हैं, यू सर्विस निकालते हैं, यूट्रस निकालते हैं, ओवरी फैलोपियन ट्यूब को नहीं निकालते होते, वजाइनल वाल की सर्जरी करते हैं, लैप्रोस्कोपी भी कर सकते होते हैं। क्लियर, ठीक हो गया। अगर आपसे पूछे कि एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी तो आपने इसको बिल्कुल ऑपोजिट कर देना है, ठीक है। यानी एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी क्यों करते हैं, अगर ओवरी को निकालना हो, लार्ज फाइब्रॉइड को निकालना हो या पेल्विस की इंस्पेक्शन करनी हो, क्या डिसएडवांटेज होते हैं, एब्डोमिनल इंसिजन देना होता है, स्लो रिकवरी होती है, लॉन्गर रिकवरी पीरियड आपको देखने को मिलता होता है। क्लियर, ठीक हो गया। ऑलमोस्ट ये चीज़ आपको देखने को मिलती होती है। नेक्स्ट, इंडिकेशन ऑफ वजाइनल हिस्टेरेक्टमी। वजाइनल हिस्टेरेक्टमी कब करते होते हैं, अब रट्टा मारना, वजाइनल हिस्टेरेक्टमी यूट्रस के लिए कब करेंगे, सर्विक्स और वजाइना। यूट्रस में कब करेंगे, अगर छोटा मोटा फाइब्रॉइड है, ओके, छोटा मोटा फाइब्रॉइड है, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर विद फाइब्रॉइड का यूट्रस का साइज अगर 12 हफ्ते से कम करता तब आप करोगे। नंबर 2, सर्विक्स का कोई कैंसर है। नंबर 3, वजाइना, तो वजाइना का कोई प्रोलैप्स आ गया, इस केस में आप करते होते हैं। क्लियर, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। और पेडिकल्स आपको ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ क्या क्या होते हैं। सबसे पहले अगर वजाइना में करना तो आप नीचे से करोगे ना, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, लाइक एंगल ऑफ वॉल्ट ऑफ वजाइना काटोगे। नंबर 2, आप क्या करोगे, लाइक दूसरे पे आप यूट्राइन आर्टरी को, तीसरे पे आपका आ जाएगा इन्फर्टिबुलो पेल्विक लिगामेंट, ये आपका आ जाता होता है। क्लियर, अब इसकी कॉम्प्लिकेशन वगैरह पे आ जाते हैं। हिस्टेरेक्टमी की जो कॉम्प्लिकेशन होती है ना, वो दो तरह की होती है, इमीडिएट और लेट होती है। इमीडिएट में तो रट्टा मालूम हिप है, हैमरेज, इन्फेक्शन, परफोरेशन और आगे ब्लडर, पीछे बॉबल, ये इसकी इंजरी हो जाएगी और सर्जरी के बाद डीवीटी, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, पैरालिटिक आलियस देखने को मिलेगा। डिलेड कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, ब्लडर के सिम्टम हो सकते हैं, ओवर एक्टिव ब्लडर हो सकता है या स्ट्रेस इंकॉन्टिनेंस आपको देखने को मिल सकती होती है। ओके, और फिस्टुला बन सकता है, आगे फिस्टुला बन गया, पीछे बन गया, वेसिको वजाइनल या रेक्टो वजाइनल फिस्टुला हो जाएगा। इसके अलावा मेनोपॉजल सिम्टम आना शुरू हो जाएंगे। अब इसके बाद मोड्स ऑफ हिस्टेरेक्टमी, हिस्टेरेक्टमी कैसे कैसे कर सकते हैं, एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी, वजाइनल हिस्टेरेक्टमी और लैप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टमी। अब हिस्टेरेक्टमी कब नहीं करोगे, ओके, ये किसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन पूछ रहे हैं, व्हाट आर द कॉन्ट्राइंडिकेशन एंड बेनिफिट्स ऑफ वजाइनल हिस्टेरेक्टमी। ओके, ठीक हो गया। अब वजाइनल हिस्टेरेक्टमी में कब नहीं करते होते, क्लियर, लाइक अगर आप कहने का मतलब है कि अगर कोई प्रोलैप्स नहीं है या नो प्रोलैप्स या प्रीवियस वजाइनल डिलीवरी ऐसा कुछ नहीं है तो आप नहीं कर सकते। ओके, नंबर 2, बिग यूट्रस में कभी भी नहीं कर सकते। नंबर 3, अगर आपको ओवोफ्रैक्टमी करनी है तब भी नहीं कर सकते। अगर सी सेक्शन की हिस्ट्री है तब भी नहीं कर सकते। तो क्या क्या है, पहले जब हमने पढ़ा था जो डिसएडवांटेजेस थे, ओवरी नहीं निकाल सकते, अगर ओवोफ्रैक्टमी करना कभी नहीं करना। नंबर 2, अगर आपने क्या करना है, यूट्रस अगर साइज बड़ा है 12 हफ्तों से ज़्यादा तब भी नहीं आपने करनी। सी सेक्शन की हिस्ट्री है या कोई प्रोलैप्स या प्रीवियस वजाइनल डिलीवरी नहीं हुई भी या कोई सी सेक्शन हुआ है, इस केस में आपने नहीं करनी होती। क्लियर, इसके बाद एक पेशेंट है जिसकी इंटीरियर कोल्पोग्राफी हो चुकी है, वजाइनल हिस्टेरेक्टमी भी हो सकी है 2 महीने पहले, आप कैसे इवैल्यूएट करोगे, सबसे पहले आप हिस्ट्री लोगे, फिर जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन है, एब्डोमेन एग्जामिनेशन, पेल्विक एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन में बेस लाइन है, अल्ट्रासाउंड करा लोगे, ओके, और लैप्रोस्कोपी वगैरह करा लोगे। क्लियर, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ हिस्टेरेक्टमी, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, अर्ली होती है और डिलेड होती है। अर्ली में हैमरेज, इन्फेक्शन, परफोरेशन, आगे ब्लडर, पीछे बॉबल, इसकी इंजरी हो जाएगी। यूरेटर की इंजरी हो सकती है, यूरेटर की इंजरी कहाँ पे मैंने बताई थी, कार्डिनल लिगामेंट, यूट्रोसैक्रल लिगामेंट है। इसके अलावा लाइक मैंने वो बताया था कि और क्या मैंने बताया था, यूट्रोसैक्रल लिगामेंट है, ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट, कार्डिनल लिगामेंट था, इन्फेंटिबुलर पेल्विक लिगामेंट था। क्लियर, या किनाल ऑफ वर्थिन था या इंट्राम्यूरल यूरेटर, टनल ऑफ वर्थिन था। ओके, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं हिस्टीरोस्कोपी वाला टॉपिक बताया। हिस्टीरोस्कोपी, इसमें आप वजाइना के अंदर एंडोस्कोप डाल रहे हैं, वजाइना को वगैरह को देख रहे हैं। ओके, जो रिजिड वाले होते हैं ना वो ओके, रिजिड वाले हम ज़्यादा अच्छे से इस्तेमाल करते होते हैं। क्लियर, ठीक है, फ्लेक्सिबल हम इस्तेमाल नहीं करते होते। पहले तो रट्टा मारना ये पॉइंट को। ओके, अब इसकी इंडिकेशन एग्जाम में पूछी जाती होती है। रट्टा मारना, हिस्टीरोस्कोपी मैंने कहाँ पे बताया था, हिस्टीरोस्कोपी तो बताया था सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड के लिए, एंडोमेट्रियल पॉलिप को देखने के लिए, इनको रिमूव करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनफर्टिलिटी में भी आप हिस्टीरोस्कोपी वगैरह इस्तेमाल करते होते हैं। ओके, स्टेरिलाइजेशन के लिए भी हिस्टीरोस्कोपी करते हैं। हिस्टीरोस्कोपी से अगर मैं ट्यूबल लाइगेशन करता हूँ तो इसका तो फेलियर रेट 1 in 500 होता है। अगर मैं लैप्रोस्कोपिक करता हूँ ट्यूबल लाइगेशन तो उसका 1 in 200 होता है। अगर विजेक्टमी तो 1 in 2000 होता है। ठीक है, ये रट्टा मार लेना। तो क्या क्या इंडिकेशन होती है, पहले रट्टा मार लो, ब्लीडिंग वाला, पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग है, इसमें हिस्टीरोस्कोपी गाइडेड एंडोमेट्रियल बायोप्सी लेते हैं। पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग है, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है, इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है, पोस्ट क्वार्टल ब्लीडिंग है। पहले तो ये रट्टा मार लिया आपने। क्लियर, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। इसके बाद अपने रट्टा मार लेना, लाइक अच्छा, ओके, अगर कोई परसिस्टेंट डिस्चार्ज हो रहा है यूट्राइन मैल्फॉर्मेशन को देखने के लिए, एशरमैन सिंड्रोम के लिए डायग्नोस्टिक के लिए थेरापेटिक भी आ जाती है। ओके, और हिस्टीरोस्कोपी स्टेरिलाइजेशन के लिए, ठीक है, ये आ जाती है। अगर आपसे पूछिए तो डायग्नोस्टिक, अगर थेरापेटिक पूछे तो आप रिसेक्शन के लिए, फाइब्रॉइड की रिसेक्शन के लिए कर सकते हैं, आईयूसीडी को रिमूव करने के लिए कर सकते हैं, मायोमेक्टिवी भी कर सकते हैं, एंडोमेट्रियल एब्लेशन कर सकते होते हैं या स्टेरिलाइजेशन कर सकते हैं, या थेरापेटिक यूजेस होते हैं। एंड व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशन, तो कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, ओके, निमोनिया कैप, सर्वाइकल डैमेज हो सकता है, अगर सर्वाइकल इफ सर्वाइकल डायलेटेशन इज नेसेसरी तो सर्वाइकल डैमेज हो सकता है। कैप से रट्टा
मारना, नंबर 2 असेंडिंग इन्फेक्शन हो सकता है, नंबर 3 परफोरेशन ऑफ यूट्रस हो सकता है, ये कॉम्प्लिकेशन होती है। ओके, कैप है, कैप सर्वाइकल डैमेज अगर डायलिटेशन कर दी, असेंडिंग इन्फेक्शन और परफोरेशन ऑफ यूट्रस हो जाएगा। क्लियर, ठीक हो गया। ओके, थेरापेटिक में आपको फाइब्रॉइड के लिए, पोलिप्स के लिए, यूट्राइन सेप्टम के लिए इस्तेमाल कर सकते होते हैं। ओके, व्हाट आर द कॉन्ट्राइंडिकेशन, कब नहीं करनी, जब भी कोई एक्टिव इन्फेक्शन हो, पेल्विक इन्फेक्शन हो, नंबर 2 जेनिटल हर्पीज हो, नंबर 3 सर्विक्स का एंडोमेट्रियम का कैंसर हो, तब नहीं करनी, और प्रेगनेंसी में नहीं करना होता। इसका निमोनिक भी कैप है। ओके, लेकिन वहाँ पे कैप था, अगर वहाँ पे कैप था लाइक सी से सर्वाइकल डैमेज था, ए से असेंडिंग इन्फेक्शन और पी से परफोरेशन, अगर इन्फेक्शन है वंस अगेन। ओके, इसके अलावा और यहाँ पे सी से क्या हो जाएगा, कन्फर्म्ड सर्वाइकल या एंडोमेट्रियल कैंसर है, एक्टिव पेल्विक इन्फेक्शन है, या प्रेगनेंसी है, या जेनिटल हर्पीज का इन्फेक्शन है। इस केस में आपने हिस्टेरोस्कोपी नहीं करनी होती। प्रोसीजर ऑफ हिस्टेरोस्कोपी क्या होती है, सबसे पहले आपने क्या करना होता है, इन्फॉर्म कंसर्न लेनी होती है। आपने एनेस्थीसिया दे दिया, ओके, लोकल एनेस्थीसिया वगैरह दे देते हैं या रीजनल एनेस्थीसिया दे दिया। आपने पेल्विक एग्जामिनेशन करना है, सबसे पहले लिथोटॉमी पोजीशन लेटाना होता है, सर्विस को डायलेट करना है हैकेस डायलेटर से, फिर हिस्टेरोस्कोप को इंसर्ट करना थ्रू द वजाइना और सर्विस इनटू द यूट्रस है, फिर लिक्विड सोल्यूशन आपने पास करना होता है। क्लियर, और आपने तमाम ब्लड को या म्यूकस को क्लियर कर दिया, फिर आपने यूट्राइन कैविटी को इंस्पेक्ट कर लिया, और आप सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट भी पास कर सकते हो अगर आपने कोई सर्जरी वगैरह करनी होती है। तो हिस्टेरोस्कोपी अच्छे से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ओके, यहाँ पे एक पेशेंट है जिसको सेकेंडरी एमेनोरिया ड्यू टू डीएनसी। तो डीएनसी में अगर आपने ओवर जीलस क्यूरोटाच कर लिया तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, एशरमैन सिंड्रोम आपको देखने को मिलता है। इसमें आपने क्या करना होता है, हिस्टेरोस्कोपी मीडिएटेड एडहेसिव लाइसिस आपने करनी होती है। ओके, क्लियर, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। इसके बाद लैप्रोस्कोपी वाले पे आ जाते हैं। ओके, लैप्रोस्कोपी पे आ जाते हैं। लैप्रोस्कोपी की इंडिकेशन पूछा हुआ, लैप्रोस्कोपी में ना पेरिटोनियल कैविटी को विजुअलाइज करते होते हैं, वेरियस नीडल से आप नीमा पेरिटोनियम को क्रिएट करते होते हैं, डाई को इंसफलेट कर देते हैं, CO2 डालते होते हैं। जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होते हैं ना, ओके, मेजॉरिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट जो कि डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी में इस्तेमाल होते हैं, ओके, वो 5 मिलीमीटर के इस्तेमाल होते हैं। यानी अगर आपने डायग्नोस करना है तो 5 मिलीमीटर का इंस्ट्रूमेंट चाहिए, और अगर आपने ठीक करना है तो 10 मिलीमीटर का इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है। ओके, 5 वाले डायग्नोस के लिए, 10 वाले ठीक करने के लिए। क्या इंडिकेशन होती है, डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी और थेरापेटिक लैप्रोस्कोपी होती है। डायग्नोसिस में क्या, अगर आपने कोई पेल्विक ट्यूब ब्लॉकेज हो गया उसको देखने के लिए करते होते हैं, ट्यूब की पेटेंसी को देखने के लिए, स्टेरिलाइजेशन भी कर सकते हैं लैप्रोस्कोपी से। क्लियर, वैसे डायग्नोस्टिक तनवी स्टेरिलाइजेशन। एक्टोपिक प्रेगनेंसी को डायग्नोस करने के लिए, नंबर 2 ओवेरियन सिस्ट एक्सीडेंट हुआ या एक्यूट पेल्विक पेन है, नंबर 3। ओके, वैसे इसका मिमोनिक मैंने बनाया हुआ था। ओके, मिमोनिक ऐसे पास्ट है, पास्ट, लेकिन मतलब फजूल सा मिमोनिक है। अब ऐसे रट्टा मार लो। ओके, लाइक सस्पेक्टेड एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, स्टेरिलाइजेशन है, पेल्विक पेन है। क्लियर, इसके अलावा पेल्विक अनडायग्नोस पेल्विक पेन है या एक्यूट पेल्विक पेन है या ट्यूब की पेटेंसी को देखने के लिए मिमोनिक से PST रट्टा मतलब PST। ओके, वरना अदरवाइज याद नहीं होगा, PST है। ओके, P से पेल्विक पेन है, चाहे वो एक्यूट पेल्विक पेन है या अनडायग्नोस पेल्विक पेन है। S से स्टेरिलाइजेशन है। ओके, और T से आएगा ट्यूबल प्रेगनेंसी को देखने के लिए, ट्यूबल पेटेंसी को देखने के लिए। और थेरापेटिक आप करते हैं ओवरी को निकालना, ओवेरियन सिस्टेक्टमी या ओवोफ्रेक्टमी या एंडोमेट्रियोसिस के एक्सीजन करना कॉर्ट्रेस या लेजर से, हिस्टेक्टमी कर देना या लिम्फ नोड की बायोप्सी ले लेना, या ओमेंटेक्टमी या मायोमेक्टमी वगैरह भी कर सकते हैं। हिस्टेक्टमी, लिम्फ नोड बायोप्सी, मायोमेक्टमी, ओमेंटेक्टमी सब कुछ कर दिया। कॉम्प्लिकेशन क्या होती है, हेमरेज, इन्फेक्शन, परफोरेशन, ब्लड वेसल डैमेज हो गया, ब्लोबल ब्लैडर डैमेज हो गया। ऑलमोस्ट ये तो हो जाएगा आपका। क्लियर, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे चलते होते हैं। लैप्रोस्कोपी ऑफ द विजुअलाइजेशन ऑफ पेरिटोनियल कैविटी है, कैसे नीमो पेरिटोनियम क्रिएट करते हैं, वेरियस नीडल से करते होते हैं इनटू द अम्बलाइकस वगैरह। ठीक हो गया। ओके, ऑलमोस्ट हो जाएगा। इसके बाद आगे नेक्स्ट आगे चलते होते हैं। ओके, स्टेप्स ऑफ लैप्रोस्कोपी, सबसे पहले अम्बलाइकस से नीचे इंसिजन देते होते हैं और एक स्मॉल ट्यूब कैनुला इंसर्ट करते होते हैं। कैनुलस के जरिए, ओके, या तो कैनुला या वेरियस नीडल। पहले तो कैनुला इंसर्ट कर दिया, उसमें आपने CO2 गैस डाल दिया, एब्डोमेन को इन्फ्लेट कर दिया, फिर आपने लैप्रोस्कोप इंसर्ट किया थ्रू द इंसिजन। ओके, ठीक हो गया। लैप्रोस्कोप आपने इंसिजन से इंसर्ट कर दिया और कैमरा अटैच होता है लैप्रोस्कोप से, जिससे आप ऑर्गन्स वगैरह को देख सकते हो। तो पहले इंसिजन बिलो अम्बलाइकस दिया, कैनुला आपने इंसर्ट किया, कैनुला से आपने CO2 गैस दिया, फिर आपने जैसे इन्फ्लेट हो गया तो आपने लैप्रोस्कोप इंसर्ट कर दिया। इसके बाद लास्ट टॉपिक हमारा हिस्टेरोसाल्पिंजोग्राफी है। ओके, क्लियर, सारे हिस्टेरोसाल्पिंजोग्राफी है, सही हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट आगे चलते होते हैं। हिस्टेरोसाल्पिंजोग्राफी है। ओके, हिस्टेरोसाल्पिंजोग्राफी के स्टेप्स वगैरह पूछे हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे इंडिकेशन वगैरह कुछ नहीं आई हुई हिस्टेरोसाल्पिंजोग्राफी की। ओके, हिस्टेरोसाल्पिंजोग्राफी की कोई नहीं आई हुई, तो चलो छोड़ो। फिर सबसे पहले इन्फॉर्म कंसेंट लिया, एनेस्थीसिया दिया, ये तो स्टेप वही हिस्टेरोस्कोपी वाले आ रही है। पेल्विक एग्जामिनेशन किया, लिथोटॉमी पोजीशन से डायलेट किया हैकेस डायलेटर से, फिर आपने सर्विस को ग्रास्प किया डिवाइस से, आपने इसको होल्ड किया और आपने कैनुला इंसर्ट कर दिया। ओके, ठीक हो गया। फिर आपने फ्लूइड इंसर्ट किया थ्रू द कैनुला, ओके, इनटू द यूट्रस, फिर आपने एक्सरे इमेजेस ले लिया, फिर आपने कैनुला को रिमूव कर लिया। बट द DNC की कॉम्प्लिकेशन होती है। ओके, अच्छा, DNC डायलेटेशन एंड क्यूराटाच। ओके, इसकी इंडिकेशन वगैरह, कॉम्प्लिकेशन वगैरह। अच्छा, कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं, निमोनिक रट्टा मारना, शिप है, शिप, सेप्सिस हो सकता है, हैमरेज, इन्फेक्शन, परफोरेशन है, सेकेंडरी एमेनोरिया हो सकता है, इंट्रा यूट्राइन एडीएन हो सकती है, सर्वाइकल स्टेनोसिस हो सकता है। अब इसके क्या स्टेप्स होते हैं, इसकी इंडिकेशन यहाँ पे नहीं लिखी हुई। ओके, इसकी इंडिकेशन आपने कर लेनी है, इसकी इंडिकेशन इंपॉर्टेंट होती है।
लाइक मैं देखूँ मैंने कहीं लिखी हुई इंडिकेशन इसकी डीएनसी की, मैंने नहीं लिखी हुई। ओके, टेक इन्फॉर्म कंसेंट है, एनेस्थीसिया इन्फॉर्म कंसेंट लिया, लिथोटॉमिक पोजीशन में लेटा दिया, स्पेकुलम इंसर्ट किया, सिम स्पेकुलम किया, वजाना को आपने होल्ड कर लिया, फिर आपने क्या करना है, ओके सर्विस आपने डायलेट करना है हैकर्स डायलेटर से, फिर आपने क्यूरेटाज करना है यूजिंग द क्यूरेटर, और आपने सैंपल को भेज देना फॉर हिस्टोपैथोलॉजिकल असेसमेंट है। क्लियर, ऑलमोस्ट ही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। 28 ईयर ओल्ड पेशेंट है जिसको एमिलूरी आफ्टर हैविंग द डीएनसी है। ओके, डीएनसी के बाद एमिलूरिया हो गया तो उसको एशरमैन सिंड्रोम कहते हैं। इसमें आपने क्या करना होता है, ओके एशरमैन सिंड्रोम को यूट्राइन साइनिकी भी कहते हैं। इसमें आपने स्टीरोस्कोपी और एडहेसिव लाइसिस आपने करनी होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू टेक सर्वाइकल स्मीयर, तो सर्वाइकल स्मीयर के लिए आपने एरीज स्पेचुला आपने इस्तेमाल करना होता है। वुडन या प्लास्टिक स्पेचुला होता है, पैप्स मेरे करते हैं, पैप्स में यूज़ करते हैं एरिस फिस्टुला। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ हैविंग अ बेबी विद डाउन सिंड्रोम है, अब नाउ 12 वीक द प्रेगनेंसी है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल यू सस्पेक्ट। तो 12 वीक है तो आपने क्या करना है, सीवीएस कराना होता है, कोरियोनिक विलर सैम्पलिंग करानी होती है। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते थे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 30 ईयर ओल्ड फीमेल है, पैरा 1 है कि सेकेंडरी इनफर्टिलिटी और एमेनोरिया हुआ है, इसको हिस्ट्री इवैक्यूएशन और क्यूरेटाज की थी तो ये डायग्नोस का एशरमैन सिंड्रोम हो जाएगा। हिस्टीरोस्कोपी फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन होती है किस केस में, ओके अगर किसी को पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग है उस केस में आपने इस्तेमाल करनी होती है। ओके, पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग, इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग आ जाएगा, पोस्ट क्वार्टर ब्लीडिंग आ जाएगा। क्लियर, इसके अलावा हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग में भी इस्तेमाल करते होते हैं। और कहाँ पे स्टीरोस्कोपी मैंने बताया था, कोई डिस्चार्ज हो रहा है, ओके ठीक हो गया, अगर फाइब्रॉइड को निकालना है, पोलिप को निकालना है, सेप्टम को निकालना है, स्टेरिलाइजेशन के लिए, एशरमैन सिंड्रोम के लिए, यूट्राइन मैलफॉर्मेशन के लिए, डिस्चार्ज के लिए करते होते हैं स्टीरोस्कोपी। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। व्हिच फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ लैप्रोस्कोपी, तो क्या होती है, बोवल डैमेज होता है मोस्ट कॉमन। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते होते हैं। 35 ईयर ओल्ड पैरा 2 है, प्रेजेंट विद एमेनोरी आफ्टर द क्यूरेटाज है, तो बेस्ट इन्वेस्टिगेशन क्या होती है, स्टीरोस्कोपी होती है, डायग्नोस्टिक भी होती है, थेरापेटिक भी होती है। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। एक पेशेंट आई है जिसका मिस्ड अबॉर्शन हुआ था, वार्ड में शिफ्ट हुई, उसको ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया, सिविल और एब्डोमिनल पेन है। ओके, मिस्ड अबॉर्शन हुआ था, ब्लड क्लॉट्स हुए, क्लॉट्स से और ब्लीडिंग दोनों मिल रही है, तो डीआईसी की कॉम्प्लिकेशन होती है। क्लियर, प्रोसीजर कॉजिंग सर्वाइकल स्टेनोसिस, तो कौन बायोप्सी की वजह से हो सकता है। इसके अलावा एंडोमेट्रियल एब्लेशन जो आप करते होते हैं, एंडोमेट्रियल उसके लिए एंडोमेट्रियम के लिए एंडोमेट्रियल एब्लेशन, कौन बायोप्सी वगैरह इस केस में आपको देखने को मिल सकता है सर्वाइकल स्टेनोसिस। क्लियर, सर्वाइकल स्टेनोसिस होता क्या है, सर्वाइकल स्टेनोसिस होता है ओके पैथोलॉजिकल नार्विंग ऑफ एंडो सर्वाइकल केनाल, आइट्रोजेनिक होता है, कौन बायोप्सी की वजह से, लूप डायथर्मी की वजह से, या एंडोमेट्रियल एब्लेशन की वजह से होता है। हेमाटोमेट्रा होता है, सेकेंडरी डिस्मेनोरिया होता है। क्लियर, ट्रीटमेंट में क्या होता है, सर्जिकल डायलेटेशन आपने करनी होती है यूजिंग द स्टीरोस्कोपी। ओके क्लियर, इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद डी ओके डीवीटी। ओके अच्छा, यहाँ पे टेबल अटेंड टीचर में थ्रोम्बोप्रोफाइलेक्सिस इन सर्जरी है। अपने थ्रोम्बोप्रोफाइलेक्सिस को 2 में डिवाइड करना था, लो रिस्क, मीडियम रिस्क और हाई रिस्क, 3 में डिवाइड करना है। लो रिस्क, मीडियम रिस्क और हाई रिस्क होता है। लो रिस्क में क्या होता है, लो रिस्क कब कहेंगे, जब सर्जरी लेस देन 30 मिनट्स है। ओके, सर्जरी लेस देन 30 मिनट्स है विदाउट रिस्क फैक्टर, ये आ जाएगा थ्रोम्बो वाला। ओके, इसके अलावा मॉडरेट रिस्क कब होगा, जब आप टीईडीएस इस्तेमाल करोगे। ओके, टीईडीएस, ओके अब टीईडीएस क्या होता है, ओके ये एब्रीविएशन देखनी पड़ेगी टीईडीएस की। ओके लाइक टीईडीएस, टीईडी क्या, थ्रोम्बोएम्बोलिक स्टॉकिंग आपने इस्तेमाल करनी है, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन है। ओके, और अगर सर्जरी मोर देन इसमें मतलब अगर लो रिस्क है, लो रिस्क में आपने अर्ली एम्बुलाइजेशन करनी होती है। क्या होता है लो रिस्क का मतलब है, सर्जरी अगर लेस देन 30 मिनट है, अगर लेस देन सर्जरी मोर देन 30 मिनट्स है, रिस्क फैक्टर लाइक बीएमआई ज़्यादा है, वेरिकोस वेन है, सेप्सिस है, मोबिलिटी है, कोमॉर्बिडिटी है, तो इसमें आपने कंप्रेशन स्टॉकिंग और लो मॉलिक्यूलर वेट हैपनिंग देना होता है। क्लियर, और अगर हाई रिस्क है, फॉर एग्जाम्पल कैंसर है, प्रोलॉन्ग सर्जरी है, प्रीवियस थ्रोम्बोफिलिया था, तो इस केस में आपने क्या करना है, 5 दिन तक आपने लो मॉलिक्यूलर वेट हैपनिंग करना होता है, और फिर आपने वारफिन वगैरह पर शिफ्ट आपने करना होता है। क्लियर, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। ओके, और सीओसीपीस को आपने 4 हफ्तों पहले छोड़ देना होता है सर्जरी से पहले, और एचआरटी वगैरह को भी आपने छोड़ देना होता है। लो मॉलिक्यूलर वेट आपने अपने इस्तेमाल करनी होती है, और थ्रोम्बोएम्बोलिक स्टॉकिंग वगैरह पहननी होती है, लो मॉलिक्यूलर वेट हैपनिंग भी देना होता है। क्लियर, और प्री असेसमेंट क्लिनिक जो होता है ना, प्री असेसमेंट क्लिनिक है वो आपने 2 वीक्स तक आपने करना होता है। क्लियर, ऑलमोस्ट सारा हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते होते हैं। ओके, विच लिगामेंट इज कट इन द अच्छा हिस्टीरोस्कोपी तो हो गया हमारा। ओके, विच लिगामेंट इज कट फर्स्ट इन द वजाइनल हिस्टेरेक्टमी, तो सबसे पहले किसको काटते होते हैं, कार्डिनल लिगामेंट को काटते हैं। पहले वॉल्ट ऑफ वजाइना नहीं था, वॉल्ट ऑफ वजाइना, फिर यूट्राइन आर्टरी और फिर इन्फेंटिबुलर पैल्विक था, यहाँ पे कार्डिनल लिगामेंट कहाँ से आ गया वजाइनल हिस्टेरेक्टमी के अंदर। ओके, फिर मुझे देखना पड़ेगा वजाइनल हिस्टेरेक्टमी में सेम स्टेप्स करते हैं। ओके, हिस्टेरेक्टमी वजाइनल रूट से करते होते हैं, पार्ट नम नम नम, चॉइस ऑफ एब्डोमिनल है, कोई काम की चीज़ नहीं है, हिस्टेरेक्टमी बाय एनी रूट। ओके, प्री असेसमेंट आ गया, सर्जिकल मेकिंग एंड डिसीजन में की गए। अच्छा, इसमें इंसिजन वगैरह मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इंसिजन 2 तरह के देते हैं, फिनेस्ट्रल इंसिजन और मिड लाइन इंसिजन होते हैं। जो मिड लाइन इंसिजन होते हैं वर्टिकली होते हैं, फ्रॉम द प्यूबिक सिम्फिसिस टू द अम्बिलिकस होते हैं, लेस स्ट्रॉन्ग होते हैं, हर्निएशन और डिसेंस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, कम स्ट्रॉन्ग होते हैं, ज़्यादा पेनफुल होते हैं, कॉस्मेटिकली भी सही नहीं होते। ओके, लेकिन आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं ऊपर जीफी स्टैंडर्ड तक, लेकिन एक्सीलेंट सर्जिकल एक्सेस प्रोवाइड करता होता है। अगर आप इसको अपोजिट कर दो, ओके नंबर फिनेस्ट्रल इंसिजन, ओके यानी मिड लाइन इंसिजन वर्टिकल होते हैं, फिनेस्ट्रल इंसिजन ट्रांसवर्स होते हैं। ओके, 2 फिंगर ब्रेथ अबव द प्यूबिक सिम्फिसिस है। ओके, नंबर 2 फिनेस्ट्रल इंसिजन स्ट्रॉन्ग होते हैं, हर्निया और डिसेंस होने के चांसेस कम होते हैं, मिड लाइन इंसिजन लेस स्ट्रॉन्ग होते हैं।
जो फिनेस्ट्रल इंसिजन होती है नॉट वेरी पेनफुल, मिड लाइन इंसिजन पेनफुल होते हैं, फिनेस्ट्रल इंसिजन कॉस्मेटिकली अट्रैक्टिव होते हैं। ओके, ये सब चीज़ें फिनेस्ट्रल इंसिजन के बारे में है। लेकिन क्या नहीं कर सकते आप, एक्सटेंड ही नहीं कर सकते, बड़ा नहीं कर सकते इंसिजन को। और सर्जिकल एक्सेस सिर्फ पेल्विक ऑर्गन पे लिमिटेड होता है, लेकिन आप एक्सटेंड कर सकते हैं मिड लाइन इंसिजन को, और सर्जिकल एक्सेस ज़्यादा अच्छा होता है। क्लियर, ऑलमोस्ट ये पॉइंट आ जाएंगे। ओके, और इसके अलावा स्विचर वगैरह लिखा हुआ है, मल्टी फिलामेंट जो स्विचर आप इस्तेमाल करते होते हैं। ओके, मल्टी फिलामेंट या पोली फिलामेंट है जिसमें विक्राइल और सिल्क आ जाता है, मोनो फिलामेंट में आपका कैटगट आ जाता है, नालोन वाला, प्रोलिन वाला आ जाता होता है। क्लियर, ऑलमोस्ट ये पॉइंट है। इसके स्टेप्स वगैरह यहाँ पर मैं देख लूँ यहाँ पर कौन सा काट रही है पहले। स्विचर वगैरह लिखा हुआ, कोई काम की बात नहीं लिखी हुई। चलो मान लेते हैं कार्डियल लिगामेंट को पहले काट देते होते हैं। ओके, चलो आगे चलते हैं। फिर इन्वेस्टिगेशन फॉर यूट्राइन अब्नॉर्मैलिटी, यूट्राइन अब्नॉर्मैलिटी के लिए पहले टीवीएस करते हैं, फिर हिस्टेरोस्कोपी वगैरह करते हैं। यूज ऑफ ग्राफिन, यूरोग्राफिन हिस्टेरोसाल्पिंजोग्राफी में इस्तेमाल होती है। नीडल यूज फॉर लैप्रोस्कोपी, वेरियस नीडल होती है। फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन फॉर पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग, अपने हिस्टेरोस्कोपी गाइडेड एंडोमेट्रियल बायोप्सी लेनी होती है। इंस्ट्रूमेंट यूज इन डीएनसी, सिम स्पेकुलम होता है। इसके अलावा और भी स्पेकुलम इस्तेमाल हो सकते हैं। ओके, सिम स्पेकुलम है, ओके, कुस्को स्पेकुलम भी होता है। मोस्ट वल्नरेबल साइट ऑफ यूरेटर इंजरी ड्यूरिंग द टोटल एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी, मतलब सबसे ज़्यादा जो होती है वो यूरेट्रिक टनल होती है, बिनीथ द यूट्राइन आर्टरी, यूरेट्रिक टनल बिनीथ द यूट्राइन आर्टरी। ओके, और हमने बुक में पढ़ा था इसके बारे में, यूट्राइन आर्टरी के नीचे यानी इन्फेंटिबुलो पेल्विक लिगामेंट था मेरे ख्याल से, यहाँ पर इन्फेंटिबुलो पेल्विक लिगामेंट था, ये कार्डिनल लिगामेंट था जहाँ से यूरेटर क्रॉस करता है यूट्राइन आर्टरी को। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। मेन बेनिफिट ऑफ लैप्रोस्कोपी क्या होता है? हॉस्पिटल का स्टे कम से कम होता है। क्यों? क्योंकि लैप्रोस्कोपी से वुंड 1 सेंटीमीटर से कम क्या होता है, लेस पोस्ट ऑपरेटिव पेन होता है, हर्निएशन के चांसेस भी कम होते हैं, पेन नहीं है, वुंड भी नहीं है, इसका मतलब है पेशेंट मोबाइल हो जाएगा, क्विकली मूव करना शुरू कर देगा। ओके, और डिस्चार्ज आपको 24 to 48 आवर्स में आसानी से हो जाता होता है। क्लियर, ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते होता है कॉम्प्लिकेशन डेट के नक्कर ऑन रिमूवल ऑफ डेड टिश्यू, तो डीआईसी वगैरह हो सकता है, मेमोरी आफ्टर डीआईसी, एशरमैन सिंड्रोम आ जाएगा। हिस्टेरोस्कोपी फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन होती है, पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग में इन्वेस्टिगेशन है, फॉर यूट्राइन अब्नॉर्मैलिटी एमआरआई लिखा हुआ है। ओके, प्रोफाइलाइसिस इन केस ऑफ डीवीटी, तो लो मॉलिक्यूलर वेट हैपनिंग देते होते हैं। बेस्ट इन्वेस्टिगेशन फॉर एशरमैन सिंड्रोम, हिस्टेरोस्कोपी और ट्रीटमेंट में भी हिस्टेरोस्कोपी मीडिएटेड एडीसीओ लाइसिस वगैरह कर देते होते हैं। क्लियर, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हम आगे चलते होते हैं। अब यूरोगायनोकोलॉजी वाला चैप्टर है, इसको फिनिश करते हुए फिर इस वीडियो को बंद कर देते हैं। यूरोगायनोकोलॉजी, तो यूरोगायनोकोलॉजी के अंदर हमने मेनली 3 डिजीज़ वगैरह पढ़नी है। एक है स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, दूसरा अल्जर इनकॉन्टिनेंस होता है, और तीसरा आपका कौन सा आ जाता होता है, लाइक यूवी प्रोलैप्स आ जाता है। यूवी प्रोलैप्स से बहुत सवाल आया तो उसको अच्छे से पढ़ना है। ओके, ठीक हो गया। लग रहा है मोस्ट प्रोबेबली इस बार भी सवाल शायद यूवी प्रोलैप्स में से ही आ जाएगा, क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूवी प्रोलैप्स वाला। क्लियर, ठीक हो गया। तो पहले स्टार्ट करते हैं, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस वाला टॉपिक है। स्ट्रेस यानी ना जो इनकॉन्टिनेंस होती है 3 तरह की होती है, स्ट्रेस, अर्ज, ओवरफ्लो और मिक्स्ड होती है, 4 तरह की कर लो। जो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस होती है, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस में इनवॉलंटरी लॉस ऑफ यूरिन होता है। जब भी इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ेगा, लाफिंग में, कफिंग में, स्नीजिंग में, तो क्या होगा, इनवॉलंटरी लॉस ऑफ यूरिन हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस होता है। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस डायग्नोस आफ्टर द यूरोडायनेमिक स्टडिंग, तो उसको बोलते हैं यूरोडायनेमिक स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। यानी स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस अगर यूरोडायनेमिक टेस्टिंग से डायग्नोस हो तो उसको बोलते हैं यूरोडायनेमिक स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। यानी यूरोडायनेमिक स्टडीज में यूरोफ्लोमीटर में क्या मिलता होता है, इनवॉलंटरी डेटोजर कॉन्ट्रैक्शन नहीं देखने को मिलती, बल्कि आपको क्या देखने को मिलता है, लीकेज ड्यूरिंग इंक्रीज इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर। अब इसके ना एग्जाम में पूछा जा सकता है पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है? इट इज ड्यू टू इनकॉम्पिटेंट यूरिथ्रल स्फिंक्टर। इनकॉम्पिटेंट यूरिथ्रल स्फिंक्टर है। इनकॉम्पिटेंट यूरिथ्रल स्फिंक्टर कैसे होगा? नंबर 2, नंबर इंट्रिंसिक स्फिंक्टर डेफिशिएंसी है, या यूरिथ्रल स्फिंक्टर हाइपरमोबिलिटी है।